Hello student, very good evening. I hope you are fine. वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों का मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए। ये जो क्लास है आप लोगों का, जो बच्चे हमारे एमए सेकेंड सेमेस्टर है, गृह विज्ञान जिसका विषय है, और आप लोगों का जो है ब्रांच कौन सा स्टूडेंट, तो ह्यूमन डेवलपमेंट है। पेपर कौन सा है, तो पेपर आप लोगों का थर्ड पेपर है स्टूडेंट। पेपर का नाम क्या है, तो पेरेंटिंग इन अर्ली चाइल्डहुड, ये आप लोगों का पेपर का नाम है स्टूडेंट। और देखिए आज स्टूडेंट थोड़ा सा क्या समय अभाव होने के कारण जो है आप लोगों का ये जो क्लास है वो दो पार्ट में बट गया। तो आज आप लोगों का जो है पार्ट 1 है स्टूडेंट, जो कि परीक्षा आप लोगों का 28 जून को होने वाला। तो पार्ट 2 जो है आप लोगों को कल 26 जून को, और नहीं तो 27 जून को मॉर्निंग में जो है पार्ट 2 आप लोगों को मिल जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। अब आइए देखिए हम प्रश्न देखते स्टूडेंट। पहला प्रश्न क्या है, अभिभावक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। अभिभावक शिक्षा के उद्देश्य क्या है स्टूडेंट, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अभिभावक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला क्या है आपका, अभिभावकों को बाल विकास तथा पालन पोषण की विधियों की आवश्यक नवीनतम जानकारी प्रदान करना। अभिभावकों में जागरूकता उत्पन्न करने के बाद अभिभावक शिक्षक उन्हें विस्तृत ज्ञान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यानी अभिभावक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो अभिभावकों को क्या करना चाहिए, पालन, बच्चों को कैसे पालना है, पोसना है, कैसे बड़ा करना है, इन सबको जो है जानकारी देना। और उसमें क्या है, जो है मनोविज्ञान का सहारा लेके स्टूडेंट, ठीक है, नवीनतम ज्ञान की जो है प्राप्ति करना, जिससे कि अभिभावक जो है अपने बच्चों को जो है अच्छी परवरिश और अच्छी शिक्षा दीक्षा दे सके, इस पर जो है ध्यान देना होता है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा देखिए यहाँ पे क्या है कि सभी अभिभावक आर्थिक स्तर तथा विभिन्न सामुदायिक परिस्थितियों के अभिभावकों में बालक के विकास, बालक के स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा के प्रति क्या था, जागरूकता उत्पन्न करना। यानी सभी सामाजिक आर्थिक स्तर से, यानी समाज में हर आर्थिक स्तर के लोग हैं, जैसे निम्न आर्थिक स्तर के लोग भी होंगे, मध्यम आर्थिक स्तर के भी लोग होंगे। तो उनको क्या करना है, उनको जैसे उनकी परिस्थिति के अनुसार जो है बालक का विकास कैसे हो सकता है, बच्चे का आप स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रख सकते हैं, और उनकी शिक्षा दीक्षा आप कैसे कर सकते हैं, उसके प्रति क्या है, जागरूकता उत्पन्न करना। तीसरा क्या है आपका, अभिभावक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पालन पोषण की अभिभावक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पालन पोषण की विभिन्न प्रचलित विधियों में सुधार लाना भी है। यानी जो विधियां पहले से जो प्रचलित होती आ रही हैं उनमें क्या करना है, उनमें सुधार लाना भी जो है अभिभावक शिक्षा का उद्देश्य है। चौथा पॉइंट क्या, अभिभावकों में बालकों की समस्याओं का समाधान ढूंढने की योग्यता को विकसित करना है। नहीं, जितने भी अभिभावक हैं, आप बहुत से पेरेंट्स को आप लोग देखते होंगे कि वो अपने बच्चे की जो समस्या है उसको ढूंढ नहीं पाते हैं और उसका जो है समाधान नहीं कर पाते हैं। तो उनको क्या, उनको ऐसी शिक्षा देना जिससे कि क्या कर सके, अपने बालक में जो भी समस्या है उसको वो ढूंढ सके, और जो है समस्या को ढूंढ सके और उसका समाधान कैसे हो, इस पर जो है वो काम कर सके। अगला पॉइंट क्या है, पांचवा क्या है, अभिभावकों में विभिन्न कौशलों को विकसित करना, जैसे संप्रेषण कौशल, जिससे वह बालकों के भाषा विकास को प्रेरित कर सके। यानी अभिभावक में क्या होना चाहिए, शिक्षण कौशल यानी संप्रेषण कौशल, यानी बात करने का कौशल होना चाहिए, जिससे कि क्या कर सके, जिससे कि बच्चे जो है अभिभावक जो है अपने बच्चों से क्या कर सके, भाषा विकास का जो है को विकसित होने के लिए जो है प्रेरित कर सके। फिर क्या है आपका, अभिभावकों की अभिवृत्तियों में वांछित परिवर्तन लाना, जिससे वह अपने कार्यों को जबरदस्ती बालकों पर थोपे नहीं, ठीक है, वरन उनके साथ अंतःक्रिया को बढ़ाए। जैसे कि बहुत से पेरेंट्स को आप लोग देखते हैं ना कि कोई काम के लिए क्या करते हैं, अपने बच्चों पर थोप देते हैं कि नहीं तुमको ये काम करना है, लेकिन ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके साथ क्या, उनके साथ मिलजुल कर जैसे उसी काम को क्या है, वो दोनों जैसे माता पिता और बालक जो है दोनों उस क्रिया को जो है मिलजुल कर वो कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट हमारा क्या है, अभिभावकों, ठीक है, अभिभावकों को बालकों की समस्याओं से अवगत कराना, जिससे वह उनका समाधान ढूंढ सके। बालक घर व विद्यालय में कई बार अनेक समस्याएं उत्पन्न करता है। अभिभावकों का दायित्व है कि वह उन समस्याओं का हल जो है तलाश करे। देखिए बच्चे जो हैं, तो जाहिर सी बात है कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो क्या है, तरह तरह की समस्याएं जो उत्पन्न करेंगे। ऐसा नहीं कि घर पर कुछ और बाहर कुछ और, ऐसा नहीं होता है। वो क्या है, मतलब घर में भी समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, बालक में
भी समस्या विद्यालय में भी जो है समस्या उत्पन्न कर सकते। तो इसमें क्या करना चाहिए, अभिभावक को ये चाहिए कि जो वह बालकों की क्या करे, समस्याओं को ढूंढे और उसका जो है समाधान कर सके। तीसरा क्या है आपका, अभिभावकों को बालकों के पोषण तथा उत्तम स्वास्थ्य की जानकारी प्रदान करना, जिससे वह अपने बालकों को सही पोषण व उत्तम स्वास्थ्य प्रदान कर सके। अभिभावकों को क्या करना है, उनको बच्चों के प्रति कैसा, मतलब कौन से खान पान में जो न्यूट्रिशन उनको मिलेगा इसके बारे में जानकारी देना, और बच्चे का जो है स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहेगा इसके बारे में जानकारी देना। यानी पोषण संबंधित पूरे चीज़ों को जानकारी देना जो है अभिभावक जो है अभिभावक शिक्षा का उद्देश्य होता है। अब आइए 9वां पॉइंट हम देखते हैं। 9वां पॉइंट क्या है कि अभिभावकों को इस योग्य बनाना कि वह बालकों के बौद्धिक विकास को घर की परिस्थितियों में विकसित कर सके। यानी अभिभावक को ऐसा बनाना कि वह अपने बच्चों को क्या कर सके, जो मेंटल जो है डेवलपमेंट जो है वो इंटेलिजेंसी डेवलपमेंट जो है उसका क्या है, घर के परिस्थिति के अनुसार जो है उसको वो विकसित कर सके। अब आइए देखिए बात करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आप लोगों का 101% आएगा स्टूडेंट, कि अभिभावक शिक्षा के उपागम कौन है। ठीक है, अभिभावक शिक्षा के उपागम कौन है, ये क्वेश्चन आपका 101% एग्जाम में आने वाला है। देखिए यहाँ पे क्या, अभिभावक शिक्षा के 5 उपागम प्रमुख है। यह उपागम 2 मानदंडों पर आधारित है। प्रथम मानदंड ये कि उपागम बिल्कुल नवीन हो, जो अतीत में विकसित उपागम के साथ संगठित हो सके। यानी जो उपागम अपना रहे, जो अप्रोचेज अपना रहे हैं वो क्या होना चाहिए, नया होना चाहिए। और ये नया होने के साथ साथ क्या है, ये मतलब अतीत यानी बीते हुए समय से क्या है उसका हम कोरिलेशन करके उसको संगठित करके इसको जो है जीवन में उतार सके। फिर क्या है, अभिभावक शिक्षा के अधिकांश उपागम में वर्तमान समय में पश्चिमी देशों में विख्यात है, परंतु हमारे देशों में भी उपयोगी सिद्ध हुए हैं, इसलिए ये उपागम जो होते हैं निम्नलिखित है। तो देखिए जो अभिभावक शिक्षा का अधिकांश उपागम जो है वो उपागम क्या है, वे हैं जो वर्तमान समय में क्या है पश्चिमी देशों में विख्यात, यानी पश्चिमी देशों में जो है ये ज़्यादा मतलब मशहूर है, और हम साथ ही साथ मशहूर होने के साथ साथ क्या हमारे देश में भी ये उपयोगी सिद्ध हुए हैं। तो ये उपागम कौन कौन है, 5। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो 5 उपागम क्या नाम देख लीजिए स्टूडेंट, फिर इसको हम एक एक करके फिर डिफाइन किए। पहला उपागम क्या है आपका, प्रजातंत्रात्मक उपागम। दूसरा है आपका क्रियात्मक विश्लेषण उपागम। तीसरा है व्यवहार परिवर्तन उपागम। चौथा है मानवतावादी उपागम। 5वां है अभिभावक प्रभावशीलता होगा। ठीक है, प्रभावशीलता उपागम, शीलता लपन नहीं मात्रा होगा। ठीक है, अब देखिए एक एक को हम जो है अच्छे से देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला आपका है प्रजातंत्रात्मक उपागम। तो प्रजातंत्रात्मक उपागम का है, तो यहाँ पर प्रजातंत्रात्मक बना लीजिएगा, ये गलत हो गया। ठीक है, प्रजातंत्रात्मक उपागम के समर्थक कौन है, ड्रेकर है सॉरी। देखिए प्रजातंत्रात्मक उपागम के समर्थक कौन है, आप जो बच्चे नेट का जो एग्जाम देने जाएंगे वहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रजातंत्रात्मक उपागम के जो है उपागम के समर्थक कौन है, तो ड्रेकर है। ठीक है, ड्रेकर अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम के मुख्य प्रवर्तकों में से एक है। यानी जितने भी अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम अभी तक चला है उन सभी में से क्या है आपके ड्रेकर जो हैं उन प्रवर्तकों में से एक है। उनका यह उपागम अल्फ्रेड एडलर के व्यक्तित्व मनोविज्ञान पर आधारित है। जो प्रजातंत्रात्मक उपागम है वह किस पर आधारित है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि व्यक्तिगत मनोविज्ञान पर आधारित है। और व्यक्तिगत मनोविज्ञान को जैसे किसने लिया था, तो अल्फ्रेड एडलर ने लिया था। एडलर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में उसकी सामाजिक प्रकृति के प्रभाव पर जो है जोर देते। जो एडलर थे वो क्या किए थे, उन्होंने ये मतलब इस पर अध्ययन किया कि व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास जो है सामाजिक प्रकृति में कैसे हो सकता है, इस पर जो है उनका अध्ययन कार्य था। तो जो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व का विकास सामाजिक प्रकृति में कैसे हो सकता है, तो ये एडलर का जो है सिद्धांत था, या इस पर उन्होंने कार्य किया। इसी से जो है प्रभावित होकर ड्रेकर ने भी क्या किया, प्रजातंत्रात्मक उपागम दिया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि कोई भी व्यक्ति का जो है व्यक्तित्व विकास जो है सामाजिक प्रकृति में कैसे हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है, ड्रेकर बच्चों के सामाजिक कारण पर परिवार के प्रभाव को महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, ड्रेकर क्या है, बच्चों के सामाजिक कारण पर जो है सामाजिकरण होगा, यहाँ पे बना लीजिएगा सामाजिकरण
ये जब बड़े सामाजिकरण पर क्या है जो है परिवार के प्रभाव को महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका मानना है कि यदि बालक कोई अवांछित आचरण करता है इसका अर्थ है कि उसके उद्देश्य उसे स्पष्ट नहीं है, ठीक है। और क्या है, इस भ्रमित लक्ष्यों के कारण बच्चों के व्यवहार में कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ड्रेकर ने इन भ्रम पैदा करने वाले को क्या है, भ्रम पैदा करने वाले लक्ष्यों को जो है 4 भागों में बांटा है। तो देखिए ड्रेकर ने बताया कि अगर कोई बच्चा जो है अवांछित आचरण करता है, तो यानी कि अवांछित आचरण एक ही कंडीशन में कर सकता है कि जब उस बच्चे का क्या उद्देश्य जो है स्पष्ट न हो, तो इस और वो क्या भ्रम की स्थिति में हो, तो इस भ्रम पैदा करने वाले कितने जो है 4 लक्ष्य कौन कौन से होते हैं। तो अब आइए देखिए उन 4 लक्ष्यों के बारे में हम देखते हैं। पहला क्या है, आपका ध्यान आकर्षित करना। दूसरा क्या है, अवज्ञा। तीसरा क्या है, बदला लेना। चौथा क्या है, अपर्याप्तता। ये क्या है, ये आपके जो भ्रम पैदा करने वाले जो हैं क्या है 4 जो है लक्ष्य हैं, किसके अनुसार, ड्रेकर के अनुसार लिया गया और किस उपागम के अंतर्गत आएंगे। ये चारों जो लक्ष्य हैं वो आपका क्या है, प्रजातंत्रात्मक उपागम के अंतर्गत आएंगे। अब आइए देखिए दूसरा हम उपागम के बारे में बात करते हैं। दूसरा उपागम आपका क्या है, क्रियात्मक विश्लेषणात्मक उपागम, ठीक है। इसमें क्या है, क्रियात्मक विश्लेषणात्मक उपागम के समर्थक कौन है, बर्ने हैं। कौन है स्टूडेंट, बर्ने हैं। माता पिता व बालकों को एक दूसरे की भावनाओं और व्यवहारों को समझना चाहिए। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि जो माता पिता हैं तथा बच्चे हैं वो दोनों क्या करें, वो दोनों जो है एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, ठीक है। यह प्रतिमान व्यवहारों को समझने का एक शक्तिशाली उपकरण पैदा हुआ। यह प्रतिमान जो उन्होंने दिया स्टूडेंट, क्रियात्मक विश्लेषण उपागम उन्होंने जो दिया, तो उसमें उन्होंने ये साबित किया कि जो बच्चे हैं और क्या है माता पिता की जो भी बिहेवियर हैं वो कैसे मतलब शक्तिशाली हो सकते हैं, ये उपकरण के तौर पर ये काम किया। व्यवहारात्मक विश्लेषण को उत्पन्न करने वाले बर्ने ने इसे मूलभूत वैज्ञानिक इकाई को स्पष्ट व परिभाषित किया। सामाजिक आपसी सत्संग की इकाई को व्यवहार कहा जाता है। उन्होंने क्या बताया कि सामाजिक संसर्ग जो है उसकी इकाई को हम क्या बोलते हैं, व्यवहार बोलते हैं। समाज में आपस में लेन देन की प्रक्रिया अथवा एक दूसरे पर आश्रित रहना तत्व व्यवहार है। आदि क्या है, आदि तत्व क्या है, व्यवहार है। यदि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के साथ अंत होगा है ना, अंतःक्रिया करते हैं, या फिर क्या है जब देख लीजिए इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर क्या है जब तक व्यक्ति कुछ कहता है और दूसरा व्यक्ति इस बात के संदर्भ में कुछ कहता है तो यह व्यवहारात्मक अनुक्रिया हुई। अब देखिए उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बर्ने ने ये बताया कि जो मतलब आप उन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि क्रियात्मक विश्लेषण उपागम जो था, तो बर्ने ने क्या किया, जो आदमी का जो बिहेवियर है उसके अनुसार दिया। उन्होंने ये बताया कि जैसा हम समाज में जैसे लेन देन की प्रक्रिया करते हैं, एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, ये सभी क्या होते हैं, सभी आपके व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। यदि कोई व्यक्ति, जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि स्टूडेंट आपको कल शाम तक या परसों सुबह जो है आप लोगों का 3rd पेपर का जो है पार्ट 2 मिल जाएगा। तो अब ये क्या हो, आप लोग जैसे मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं, इस पर ट्रस्ट कर रहे हैं कि नहीं मैम का जो है कल 26 को नहीं तो 27 को हमारा मॉडल पेपर 1 मिल जाएगा, है ना। तो अब ये क्या हुआ, एक तरह से एक दूसरे का विश्वास हुआ और एक दूसरे के प्रति क्या है बिहेवियर भी बना हुआ है, ठीक है। भले ही वो चैनल के माध्यम से बना है, लेकिन बना है ना हम लोग एक दूसरे के सपोर्ट में, है ना। जैसे आप पढ़कर जो अपना अवेलेबल कमेंट करते हैं तो वो भी क्या है मेरा भी मनोबल ऊंचा करता है कि नहीं मेरा जो भी पढ़ाया हुआ चीज़ है वो क्या है बच्चों के काम आया। तो फिर क्या होता है, इसमें हम भी काम करने के लिए इच्छुक हो जाते हैं। और साथ ही साथ क्या आपसे मेरी भी बॉन्डिंग बनी हुई है कि आपको कभी भी किसी भी विषय की ज़रूरत पड़ती, किसी भी टॉपिक पर पड़ती है तो आप मुझे कमेंट करते हैं कि मैम अगर इस टॉपिक पर मुझे मैटर मिल जाएगा, तो अगर मेरे पास मैटर रहता है तो मैं आप लोगों को क्या यूट्यूब के जरिए जो है मैटर जो है आप लोगों को मैं दे देती हूँ। तो ये सब क्या सब आपके जो है व्यवहार के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब आइए देखिए हम बात करते हैं व्यवहार परिवर्तन उपागम। जो चौथा आपका कौन है, व्यवहार परिवर्तन उपागम। इसमें क्या है, व्यवहार परिवर्तन उपागम स्किनर के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। अभिभावक के आदर्श आकांक्षाएं बच्चों की पोषण विधियां बालक के व्यवहार को सुनिश्चित करती है। देखिए अभिभावक का क्या है, आदर्श, अभिभावक के जो भी आदर्श होते हैं, आकांक्षाएं होती हैं, बच्चों को पालन पोषण की जो विधियां होती हैं वो क्या करती हैं, बालक के बिहेवियर को जो है
यह सुनिश्चित करती हैं। अभिभावक द्वारा स्किनर के सक्रिय अनुबंधन प्रतिमान तथा अधिगम के सिद्धांतों के आधार पर अपने बच्चों के व्यवहार में सुधार लाया जा सकता है। उन्होंने ये बताया कि जो अभिभावक हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो इस अधिगम का पालन करके क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों के व्यवहार में क्या कर सकते हैं, सुधार ला सकते हैं। जैसे बहुत से बच्चे जो होते हैं अग्रेसिव नेचर के होते हैं, तो यहाँ पर क्या अभिभावक को अगर शिक्षित किया जाए कि ऐसे जैसे आपका बच्चा अग्रेसिव हो गया तो किन कारणों से वो अग्रेसिव हो रहा है, उसके क्या क्या कारण हैं, मतलब किसी चीज़ से वो परेशान है या कौन सी बात उसको नहीं अच्छी लगती। इससे क्या होता है, अभिभावक जैसे अगर इन सब चीज़ों को, उनके बिहेवियर को पढ़ने लगता है तो क्या कर धीरे धीरे जो है वो क्या करता है, अपने बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। व्यवहार सुधार कार्यक्रम का पश्चिमी देशों विशेष रूप से अमेरिका में बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। अमेरिका एक ऐसा देश है जिसमें क्या है, बिहेवियर के लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है काम किया जाता है। मतलब वहाँ पर क्या है, बिहेवियर के लिए बहुत ज़्यादा मतलब लोग जो है ध्यान देते हैं कि कैसे उनका व्यवहार परिवर्तित हो, इस पर जो है जोरों शोरों से काम किया जाता है। कोई भी व्यवहार 2 दशाओं में सीखा जा सकता है, ठीक है। व्यवहार जो सीखने की जो कितनी दशाएं होती हैं, तो व्यवहार सीखने की जो है 2 दशाएं होती हैं। पर प्रथम क्या होता है, प्रथम क्या है, पीड़ा पहुंचाने वाली व दुख देने वाली स्थिति को समाप्त करके, यानी कोई भी बिहेवियर हम सीख सकते हैं तो पहले में क्या, पहले कंडीशन क्या है, उसकी टर्म्स क्या है कि जो भी पीड़ा पहुंचाने वाली या दुख पहुंचाने वाली जो भी स्थिति उसको हम समाप्त कर लें तो हम व्यवहार सीखते हैं। फिर क्या, दूसरा क्या, संतोषजनक स्थितियों का उत्पन्न करके, संतोषजनक स्थितियों क्या करेंगे, उत्पन्न करके भी क्या है, हम बिहेवियर को सीख सकते हैं। स्किनर के इस सिद्धांत द्वारा यह निश्चित किया जा सकता है कि कुछ सीमा तक परिस्थितियों में परिवर्तन लाकर व्यवहार में भी क्या किया जा सकता है, परिवर्तन लाया जा सकता है। तो उन्होंने ये बताया, उन्होंने उनका कार्य करने का एक ही उद्देश्य था इस उपागम को लाने का कि आप क्या है, आप जो है मतलब कुछ सीमा तक अपनी परिस्थिति के अनुसार परिस्थितियों में परिवर्तन कर दीजिए, ठीक है। अपनी जो भी परिस्थितियां उनमें परिवर्तन अगर लाते हैं तो उसके अनुसार क्या है, ऑटोमेटिक जो है अगले का जो है बिहेवियर या व्यवहार जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब आइए देखिए हम 5वां देखते हैं। 5वां क्या, मानवतावादी उपागम। मानवतावादी उपागम क्या है स्टूडेंट, देखिए क्या, मानवतावादी उपागम के समर्थक हेम जीनोट हैं। देखिए मानवतावादी उपागम के समर्थक कौन स्टूडेंट, तो हेम जीनोट है। अपने मानवतावादी उपागम में जीनोट आपसी विश्वास के वातावरण में अभिभावकों को अपने बच्चों के साथ रहने के योग्य बनाता है। देखिए उन्होंने मानवतावादी जो उपागम दिया, अप्रोचेज जो दिए हेम जीनोट ने, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे आपसी विश्वास, यानी एक बच्चे का अपने माता पिता के प्रति कैसा विश्वास है और विश्वास के साथ जैसे माता पिता और बच्चे जो है एक साथ कैसे रह सकते हैं, इसके योग्य बनाना। यानी माता पिता को क्या कर रहा है, वो बच्चों के विश्वास के भरोसे जो इस योग्य बनाता है कि वो अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ जो है वो मिलजुल कर रह सके, ठीक है। इस उपागम के द्वारा ऐसे वातावरण का निर्माण पर बल, यहाँ पर बोल नहीं होगा, बल दिया जाता है जिसमें बच्चों में आत्मनिर्देशन, सहयोग, जिम्मेदारी तथा सृजनात्मक को जो है विकसित किया जा सके। तो इसमें क्या है, इसमें उन्होंने ये ध्यान दिया कि इसमें आत्मनिर्देशन कैसे, मतलब अपना सेल्फ का गाइडेंस कर सकते हैं, कैसे सहयोग कर सकते हैं, कैसे आप जिम्मेदारी प्लस सृजनात्मकता को कैसे आप विकसित कर सकते हैं, इस पर जो है उन्होंने जो है बल दिया, ठीक है। बच्चों में आप कैसे मतलब आत्मनिर्देशन, मतलब बच्चा जो है वो कैसे अपना खुद का गाइडेंस कर सके, कैसे अपने आप की मदद कर सके, कैसे अपनी जिम्मेदारियों को समझ सके, कैसे अपने अंदर जो है क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मक को लाए, इसके पर जो है उन्होंने जो है जोर दिया। अब आइए देखिए आगे बात करते हैं जीनोट के अनुसार उन्होंने क्या बताया स्टूडेंट कि अभिभावकों की अपूर्ण जानकारी, अनुभव की कमी, दोषपूर्ण अभिभावक प्रतिमान नहीं उन्हें दोषपूर्ण अभिभावक बनाते हैं। फलस्वरूप बच्चों को प्रशिक्षित करने हेतु अधिकांश अभिभावक गलत तरीकों का भी प्रयोग करते हैं। देखिए उन्होंने ये बताया कि अगर अभिभावक को अपूर्ण जानकारी है, यानी बच्चों को कैसे पाला पोसा जाता है इसकी जानकारी नहीं है, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और उनका जो दोषपूर्ण अभिभावक प्रतिमान अगर है तो वो बच्चे को क्या कर सकते हैं, वो बच्चे को उसी तरह से का प्रशिक्षण देंगे ना, जैसे कहा जाता है ना कि क्या है, पिता कर्मे ऐसे कुछ करके कहावत है, देखिए इसमें याद मुझे नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो है
कहने का मतलब ये है कि जैसा माता पिता रहेंगे, ठीक है, तो अपने बच्चों को क्या करते हैं वैसा ही बनाते हैं। जैसे कहने का यहाँ पे क्या है, अगर जैसे अज्ञानतापूर्ण है या जानकारी का अभाव, उनको परवरिश की जो जानकारी नहीं है, अगर मान लीजिए झूठ बोलने हैं, माता पिता भी अगर झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, छोटी मोटी चीज़ों को छुपा कर रखते हैं, तो वो क्या है, बच्चा भी क्या करता है वही चीज़ सीखता है। तो वो बच्चों को मना नहीं कर सकते। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो चोरी करना खुद सिखाते हैं, तो वो क्या, वो वहाँ पर क्या है, गलत पेरेंटिंग हो रही है ना स्टूडेंट, इसको यहाँ पर बताया जा रहा है। अतः अभिभावक निम्नलिखित क्रियाएं अधिक करते हैं, जैसे बच्चों के आचरण की आलोचना करना, ठीक है, गलत कार्य करने के लिए जोर देना, लालच देना, अपशब्द कहना। जैसे बहुत से पेरेंट्स को आप लोग देखते होंगे कि बच्चा अगर गलती करता है तो उसको अपशब्द बोलकर डांटते हैं ना, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। डांटिए ठीक है, लेकिन अपशब्द बोलकर नहीं। अब जैसे आप ही बोल दीजिए, बच्चा गलती किया, आप बोल देंगे कि नहीं आओ तुमको चप्पल से मारते हैं, ठीक है, तो अब क्या हुआ, बच्चा क्या यही चीज़ सीखेगा ना कि चप्पल से मारना, तो यानी कोई उसके सामने कोई और गलत काम करेगा तो चप्पल उठाकर उसको भी मारने लगेगा। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पर देखिए पेरेंट्स यहाँ पर गलत काम कर रहे हैं। बच्चा अगर गलत किया तो उसको हमको प्यार से समझाना, उसको डांट डबर के रखिए, उसको आप एक थप्पड़ मार दीजिए कि दोबारा ये काम ना करे। लेकिन अगर आप गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो बच्चा भी क्या करता है, वही गलत शब्द सीखता है। फिर क्या, बालकों के व्यवहार पर व्यंग करना, ठीक है, दोष निकालना, आदेश देना, डांटना, किसी न किसी बात के लिए सावधान करते रहना या शारीरिक दंड देना। तो ये सब क्या, सब आपके जो है मतलब शारीरिक दंड देना, यानी बच्चे को तो पता नहीं है कि हमको करना क्या है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, उसके बारे में उसको जानकारी नहीं है। लेकिन उसमें क्या है, उसमें बच्चा जो है, ठीक है, तो उसमें क्या है, जैसे अभिभावक, हाँ देखिए इसमें क्या है, अभिभावक जो है मतलब अहम भूमिका जैसे निभाते हैं, उनको यह पता नहीं होता है। हाँ देखिए स्टूडेंट, अभी हम जैसे बता रहे थे कि आपको कि जैसे जो अभिभावक होते हैं तो गलत चीज़ों को जैसे उनके सामने करना, तो बच्चे क्या करते हैं वही चीज़ जो है बच्चे भी सीखते हैं, ठीक है। अब आइए देखिए यहाँ पर क्या है, इस प्रकार सभी नकारात्मक तरीके अभिभावक को असफल बनाते हैं। यदि अभिभावक उक्त वर्णित व्यवहारों को अपनाते हैं तो बालक में दोषपूर्ण व्यवहार विकसित होते हैं। यह व्यवहार बालकों में क्रोध, आत्मविश्वास की कमी, डर, भय, ग्लानि आदि अवगुणों को क्या करते हैं, विकसित करते हैं। तो यानी जितना भी हम आप लोगों को बताएं, अगर कोई भी पेरेंट्स अगर ऐसे जो है इस तरीके से जो है परवरिश करता है तो इतने सारे जो नकारात्मक, देखिए ये सारे चीज़ क्या थे, नकारात्मक निगेटिव जो है निगेटिव संवेग को ही ना उजागर कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या होगा, निगेटिव चीज़ें ज़्यादा उनके नहीं, नकारात्मक जो है तरीका या नकारात्मक ऊर्जा जो होगी उनके अंदर, या नकारात्मक संवेग जो होगा उनके अंदर ज़्यादा जो है आएगा। अब आइए देखिए अगला आपका क्या, अभिभावक प्रभावशीलता उपागम, ठीक है, आपका लास्ट ये क्या है, लास्ट आपका है अभिभावक जो है प्रभावशीलता उपागम। तो अब देखिए अब अभिभावक प्रभावशीलता उपागम के बारे में देखते हैं स्टूडेंट। तो इसमें क्या है, हाँ देखिए इसमें क्या, अभिभावक शिक्षा में प्रयोग किए जाने वाले नवीन प्रतिमानों में अभिभावक प्रभावशीलता प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है, जिसे पीईटी के नाम से जाना जाता है। इस उपागम के समर्थक कौन है, गार्डन है। देखिए अभिभावक प्रभावशीलता उपागम के जो समर्थक कौन स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि गार्डन है। पीईटी अनुदेशन का आधार कार्ल रोजर्स की थेरेपी से है। पीईटी जो है अनुदेशन का आधार किसने दिया था स्टूडेंट, या किसके थेरेपी से लिया गया था, तो याद रखिएगा कि जो है कार्ल रोजर्स के, ठीक है। गार्डन ने अभिभावक और बच्चों के बीच संप्रेषण में सुधार के लिए इसी स्वरूप का प्रयोग किया है। उनके अनुसार अभिभावक द्वारा अपने बच्चों से वार्तालाप करते समय आदेश देना, आरोप लगाना आदि व्यवहार एक दीवार के समान बाधा उत्पन्न करती है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो पेरेंट्स हैं वो बातचीत करते समय जो है दोषारोपण एक दूसरे पर ना करें, ठीक है, आरोप ना लगाएं। तो ये क्या होगा, अगर आप आरोप लगाते हैं, बच्चा आपका वो काम नहीं किया है, तो इसमें क्या होगा, आप पेरेंट्स और बच्चों के बीच में क्या होगी, एक दीवार खड़ी हो जाएगी, जिससे क्या होगा, बच्चे के अंदर जो है नकारात्मक ऊर्जा आती जाएगी और वो क्या होगा, वो अपने माता पिता से जो है दूर होता चला जाएगा, ठीक है। अब आइए देखिए, हाँ फिर क्या है कि
ऐसी स्थिति में माता पिता अपने बच्चे की भावनाओं को नहीं समझ पाते, जिसके फलस्वरूप अभिभावक और बच्चों में संप्रेषण रुक जाता है। देखिए अभी बताया उसको, इस उपागम के मानवतावादी मूल्य अभिभावकों के लिए बहुत ज़्यादा जो है उपयोगी होते हैं। तो इस तरह के जो है आपके मानवतावादी उपागम भी क्या करते हैं, अभिभावक को जो है शिक्षित करते अपने बच्चों के जो है बिहेवियर के प्रति। ठीक है, अब आइए देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, अभिभावक शिक्षक के कर्तव्य क्या क्या है। यानी अभिभावक शिक्षक का मतलब क्या हुआ कि जो अभिभावक को शिक्षित कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, अभिभावक शिक्षक का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि जो अभिभावक को शिक्षित करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अभिभावक शिक्षक बोलते हैं। आइए तो उनके कर्तव्य क्या क्या हैं। तो देखिए अभिभावक शिक्षा में अभिभावक तथा शिक्षक के मध्य संबंध स्थापित होता है। अभिभावक शिक्षा में क्या होता है, अभिभावक और शिक्षक के बीच क्या होता है, संबंध स्थापित होता है। अभिभावक शिक्षक की अभिभावकों की समस्याओं का समाधान करता है। अभिभावक शिक्षक क्या करता है, अभिभावक शिक्षक जो होता है वह क्या करता है, अभिभावकों की समस्याओं का समाधान करता है। शिक्षक की वह शक्ति है जो अभिभावकों को अपने बालकों के पालन पोषण हेतु उचित दिशा प्रदान करता है। शिक्षक ही, यहाँ पर होगा की नहीं होगा, शिक्षक ही वह शक्ति है जो अभिभावकों को अपने बालकों के पालन पोषण हेतु उचित दिशा प्रदान करता है। शिक्षक को समाज की गति प्रदान करने वाला माना गया है। सामान्यतः अभिभावक शिक्षक में बालकों की समस्या को समझने की शक्ति और अभिभावकों के साथ कार्य करने की क्षमता, शिक्षण योग्यता, कार्य करने की इच्छा, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान और गुणों की अपेक्षा जो है इसमें की जाती है। ठीक है, अब आइए देखिए हम बात करते हैं मनोविज्ञान का ज्ञान आदि गुणों की अपेक्षा की जाती है। अभिभावक शिक्षक को निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक होता है। यानी कि अभिभावक जो शिक्षक है वो उसके अंदर कौन कौन से जो है कर्तव्य या उसका कौन कौन सा जो है कर्तव्य होता है जिसको उसको पालन करना होता है। तो देखिए पहला कर्तव्य उसका क्या है स्टूडेंट, तो पहला कर्तव्य है उसका कि अभिभावक शिक्षक का प्रमुख कार्य अभिभावकों को अपने बालकों की समस्या हल करने में सहायता प्रदान करना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्या है कि अभिभावक की जो भी बालकों के साथ जो भी समस्या है उसको क्या करना चाहिए, हल, उसका समस्या का समाधान ढूंढने में उसकी सहायता करना चाहिए। दूसरा क्या है, अभिभावकों को बाल विकास के सिद्धांत को जानने के लिए, नवीन पालन पोषण विधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें व्यवहारिक जीवन में, ठीक है, व्यवहारिक जीवन में अपने हेतु प्रेरित करना चाहिए, जिससे वह अपने बालकों का उचित विकास कर सके। यानी जो अभिभावक शिक्षक है उसको क्या करना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का जो भी सिद्धांत है उसको नवीन जो भी नई नई विधियां आई हैं कैसे बच्चों को पालन पोषण करना है, इन सारे विधियों को जो है उनको व्यवहारिक जीवन का मतलब क्या हुआ कि अपने दैनिक जीवन में उतारने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए, जिससे वह क्या कर सके, जिससे वह अपने बच्चों का जो है उचित विकास कर सके। आपका तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, अभिभावकों में, ठीक है, अभिभावकों में अस्थायी रुचि करने के लिए उनका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास करना। ठीक है, तो अभिभावकों के अस्थायी रुचि यानी उनमें क्या रुचि है, उनके रुचि को अस्थायी करके उनका सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास करना चाहिए। चौथा क्या, अभिभावक शिक्षक को चाहिए कि वह अभिभावकों की रुचि के अनुसार तथा आवश्यकता अनुसार ही शिक्षण करे, जिससे उनकी पाठ में रुचि जागृत हो और वह अपनी समस्याओं का समाधान कर पाए। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, अभिभावक शिक्षक को जो ऐसा मतलब अभिभावकों की रुचि के अनुसार ही उनको पाठ या शिक्षण देना चाहिए, जिससे कि वो अपने पाठ को याद कर सके और उनका क्या हो, पढ़ने में मन लग सकते। इस बात का भी क्या है, ध्यान देना चाहिए। फिर अगला पॉइंट क्या, अभिभावक शिक्षक को चाहिए कि वह अभिभावकों को सैद्धांतिक ज्ञान के अतिरिक्त व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान करे। यानी सिर्फ आपको मतलब सैद्धांतिक ज्ञान नहीं देना, उनके साथ साथ क्या है, व्यवहारिक ज्ञान भी देना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट है कि अभिभावक शिक्षक को प्रत्येक अभिभावक के प्रति व्यक्तिगत रूप से जागरूक रहना चाहिए। अभिभावक शिक्षक का क्या होना चाहिए, प्रत्येक अभिभावक के प्रति क्या होना चाहिए, व्यक्तिगत मतलब पर्सनल रूप से जो है जागरूक रहना चाहिए। यदि शिक्षक व्यक्तिगत रूप से अभिभावकों की समस्याओं को सुनता व समझता है तो अभिभावकों का विश्वास शिक्षक में उत्पन्न हो जाएगा तथा वह अपनी समस्याएं शिक्षक को बताने में हिचकिचाते नहीं
नहीं है, ठीक है। तो वो क्या है, वो बच्चे जो हैं अपने वो जो अभिभावक हैं वो अपनी जो शिक्षक को क्या करेंगे, अपनी जितनी भी व्यक्तिगत जो समस्याएं हैं उसको बताने में हिचकिचाएंगे नहीं। अगला हमारा क्या है, अगला 7वां पॉइंट देखिए स्टूडेंट, क्या है, शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। समय समय पर उसे अभिभावकों का वार्तालाप मनोवैज्ञानिकों और चिकित्सकों से क्या होना चाहिए, करवाते रहना चाहिए। तो समय जो शिक्षक है, अभिभावक शिक्षक है, तो क्या उसके पास साधन संपन्न, यानी उसके पास जो है डॉक्टरी का जो है कॉन्टैक्ट नंबर या मनोवैज्ञानिक का जो कॉन्टैक्ट नंबर रहना चाहिए। और बीच बीच में क्या है, डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक को जो है अभिभावक से वार्तालाप करवाते रहे, ताकि उनका जो है अभिभावक लोग का जो है मेंटालिटी या सोच जो है बदल सके, ठीक है। फिर क्या, शिक्षक को स्वयं बाल विकास व मनोविज्ञान का भी जानकारी होनी चाहिए, जिससे वह अभिभावकों में बालकों के पालन पोषण के कौशलों को विकसित कर सके। शिक्षण प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए। अभिभावकों को अपने विचार व भावनाएं व्यक्त करने के पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि शिक्षण प्रक्रिया में मनोविज्ञान सिद्धांत का भी प्रयोग करना चाहिए, और जो भी अभिभावक अगर अपना विचार देना चाहते हैं, उनकी भावनाएं और विचार का क्या है, सम्मान करना चाहिए, और उनको अपनी भावनाओं और विचारों को क्या व्यक्त करने का जो है समान अवसर जरूर मिलना चाहिए। 10वां हमारा क्या है, शिक्षक को अभिभावकों की सहायता के लिए समय समय पर निर्देशन तथा परामर्श भी देते रहना चाहिए, यानी उनका जो है गाइडेंस और काउंसलिंग भी क्या है, समय समय पर जो है अभिभावकों को जो है कराते रहना चाहिए। किसका, मतलब शिक्षक का ये कर्तव्य है कि वह अपने जो भी उनसे अभिभावक लोग शिक्षा ले रहे हैं उनका क्या है, समय समय पर निर्देशन एवं गाइडेंस भी कराते रहना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, आज जो है आप लोगों का हम 3 क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका पार्ट 2 जैसा कि हम बता रहे हैं ना, कल आपका 26 तारीख है, तो कल नहीं तो शनिवार को मॉर्निंग में मिल जाएगा। कल वैसे कोशिश रहेगी कि मिल जाए। कल भी देखिए मेरा दोनों टाइम की ड्यूटी है, तो ड्यूटी में जो है समय अभाव होने के कारण हम टाइप नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोगों को कल देखते हैं, कल आप लोगों को एक इसका पार्ट 2 और मिल जाएगा, तो आप लोग की तैयारी जो है बेहतर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं अगली क्लास में, और अपना ध्यान रखिए स्टूडेंट, और अच्छे से आप लोग मन से जो है पढ़िए, ठीक है। अच्छा से आप लोग पढ़िए। मिलते हैं। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।